And welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students, please note we at SPMIS Academy are starting a new foundation course for both APSC and UPSC from upcoming 7th April. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about judicial review of Quran. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि कुरान के अंदर कम से कम 26 ऐसे आयतें हैं, 26 वर्सेस ऑफ कुरान आर इंस्टिगेटिंग एक्सट्रीमिज़म। तो एक तरीके से टेररिज्म या एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं या उस तरह की बातें की गई हैं 26 आयतों में कुरान के अंदर। ऐसा एक लिटिगेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस कारण से देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। तो इन 26 आयतों को 26 वर्सेस हैं कुरान के, इनको रिव्यू करे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह की एक PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये PIL फाइल करने वाले हैं वसीम रिजवी साहब। ही इज़ फॉर्मर उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन। तो ये खुद भी इस्लामिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस तरीके का लिटिगेशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होती क्या चीज़ है। तो देखिए, इट्स पावर ऑफ द जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी सच लॉ और ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव void if it finds them in conflict with the Constitution of India। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर हमारे संविधान के अगेंस्ट हो या उसके किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन कर रहा हो या एक तरीके से नलीफाई कर रहा हो, तो उस कानून को, उस ऑर्डर को हमारे देश की जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकती है एज नल एंड वॉइड। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 13। तो इनफैक्ट कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून अगर हमारे संविधान के खिलाफ हो तो उस कानून को वो क्वेश्चन कर सकता है। खासकर ये पावर हायर जुडिशरीज को है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हैं। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी लिखा नहीं था। आर्टिकल 13 में आप, आई होप आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि इफ़ एनी लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट देन दैट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ऐसे लिखा हुआ है। बट जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसिव तरीके से कभी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशव नंद भारती केस ऑफ 1973 कि जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी कानून हो उसको रिव्यू कर सकती है जुडिशियरी कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से है या नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दैट इट टॉक्स अबाउट एनी लॉ और ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। मतलब कोई कानून जो लेजिस्लेचर्स ने बनाया हो या कोई भी ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव्स ने दिया हो, उसको रिव्यू कर सकती है हमारे देश की जुडिशरी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नॉट एनी डिवाइन बुक प्रोविजंस। डिवाइन बुक प्रोविजन से क्या मतलब है? जैसे कि कोई भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म की किताब या धर्म की जो बातें लिखी हैं उसको रिव्यू करने का तो पावर नहीं है। यहाँ पे पावर तो रिव्यू करने का है ऑफ एनी लॉ और मेड बाय द लेजिस्लेचर और ऑर्डर डिक्लेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव। बट डिवाइन बुक्स can be known as source of the law but not law in themselves। फॉर एग्जाम्पल कुरान या भगवद गीता या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब किताबों से, ये जो धार्मिक किताबें हैं, इन किताबों के बेसिस पे कुछ पर्सनल लॉज जरूर बनाए गए हैं, बट ये किताबें अपने आप में लॉ नहीं हैं। दीज बुक्स आर नॉट लॉ इन देमसेल्फ। सो इन दिस पर्टिकुलर केस कुरान इन इटसेल्फ इज नॉट अ लॉ इन अ स्ट्रिक्टली लीगल सेंस। ये अपने आप में कानून नहीं है, भले कुरान की मदद से, उनकी प्रोविजन से जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो थोड़े बहुत बनाए गए हों, थोड़े बहुत इंस्पायर्ड हों, बट
फॉर दैट मैटर फॉर लीगल सेंस कुरान इज़ नॉट अ लॉ। तो उसका रिव्यू करने की बात ही नॉन सेंसिकल है। तो ये जो पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी साहब द्वारा, ये अपने आप में कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि कानून का रिव्यू किया जाता है, किसी धार्मिक किताब का, सैक्रेड या डिवाइन बुक का रिव्यू नहीं किया जा सकता इन अ जुडिशियरी। उसके अलावा जो बात की गई है इस PIL में कि द कुरान दीज 26 वर्सेस ऑफ कुरान प्रमोट्स टेररिज्म, इसके खिलाफ भी कई सारे आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं कि मेनली किस बात पे इन सारे 26 जो आयतें हैं इन पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि दीज 26 वर्सेस टॉक्स अबाउट जिहाद, बट फिर बात आपको ऐसी समझनी हो कि कुरान के अंदर जो वर्ड जिहाद लिखा है उसका अपने आप में काफ़ी पायस, काफ़ी सैक्रेड मीनिंग है। जिहाद मतलब होता है स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल है इनर स्ट्रगल। हमारे अंदर जो खराबियां हैं, जो विम्स हैं, फैंसीज़ हैं, जो पैशंस हैं, उनके खिलाफ स्ट्रगल करके हमें अच्छा इंसान बनने की बात बताई गई है। तो ये है वहाँ पे जिहाद का मतलब। तो जो जिहाद है कुरान का और जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह है उसमें बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। बोथ टॉक्स अबाउट स्ट्रगल बट मोस्टली अबाउट द इनर स्ट्रगल और स्ट्रगल अगेंस्ट द इनर एविल्स। तो अब जिहाद का जब लोग गलत इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, गलत अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो फिर बोलेंगे कि इससे टेररिज्म प्रमोट हो रहा है। तो पहला तो काउंटर आर्गूमेंट ये है दैट दीज 26 वर्सेस आर प्रमोटिंग टेररिज्म, उसके खिलाफ। दूसरा काउंटर आर्गूमेंट कि अगर ठीक है टेररिज्म प्रमोट हो भी रहा है तो उसके लिए बुक को रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी कई सारे कानून है हमारे देश में, फॉर एग्जांपल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट टू टैकल टेररिज्म। तो फिर अब हमें सैक्रेड बुक्स को या डिवाइन बुक को रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा आर्टिकल 21 ऑलरेडी प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एज ए फंडामेंटल राइट। तो टेररिज्म से अगर किसी की जान जाती है तो उस इंसान को तो वैसे ही एक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एंड दैट कैन बी जस्टिसिएबल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 25 कहता है कि हर एक इंसान को अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब कहीं से भी हमें इस किताब को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, कुरान को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि इस किताब में ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है जिससे टेररिज्म को स्प्रेड कराया जा सके, क्योंकि जिहाद की जो बात है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज किया गया है, जिहाद का अपने आप में काफ़ी सैक्रेड मीनिंग है। लेकिन ठीक है, अगर उसका मतलब एक्सट्रीम तरीके से निकाल भी लिया जाए कि इससे टेररिज्म प्रमोट होता है, तो उसके लिए भी कई सारे अदर रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि कानून है UAPA, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। कोई भी इस कुरान का मिसयूज नहीं कर सकता इन द नेम ऑफ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, बिकॉज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ अवेलेबल ओनली अंडर सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। PIL एग्जैक्टली ये है क्या, फिर इस केस पे दोबारा आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए कि अकॉर्डिंग टू जुडिशियल रूल बुक्स या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन केस फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर, ये एक बात समझिए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है लोकस स्टैंडाई का। समझिए ध्यान से कि कोई भी इंसान कौन जाकर के केस कर सकता है कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जुडिशियल रूल बुक्स में लोकस स्टैंडाई। मतलब कि अगर ये इंसान जाकर के कोई केस फाइल कर रहा है तो इसको प्रूव करना होगा कि ही हैज़ ए लोकस स्टैंडाई, मतलब ही हैज़ ए रिलेशन विद द केस, इनका कुछ ना कुछ संबंध है इस पर्टिकुलर केस से। आप जाकर के बोल नहीं सकते कि सर देखो केरला में एक इंसान को 4 लोगों ने मार पकड़ के पीटा है, मैं यहाँ पे आसाम में केस रजिस्टर करना चाहता हूँ। आपको प्रूफ करना होगा कि आपका क्या संबंध है, वो आपका भाई है, फैमिली है, फ्रेंड है, रिलेटिव है। व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंडाई, व्हाट इज़ योर रिलेशन विद द केस। दैट इज़ अ बेसिक नॉर्म दैट इज़ फॉलोड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, दैट द लिटिगेंट हैज़ टू प्रूव लोकस स्टैंडाई। बट फिर हुआ क्या कि ये लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया इन अ केस ऑफ 1981 जिसका नाम है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें जस्टिस PN भगवती ने जजमेंट डिलीवर करते टाइम में जो लोकस स्टैंडाई का नॉर्म है उसको रिलैक्स कर दिया। उन्होंने कहा, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए कहा उन्होंने कि एनी मेंबर ऑफ पब्लिक सोसाइटी और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइड कैन इन्वोक रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और
Supreme Court under Article 32 seeking redressal against violation of legal or constitutional rights of a person who, due to social or economic or any other disability, cannot approach the court, and this led to the beginning of PIL, Public Interest Litigation। इसका मतलब समझिए, ध्यान से समझिए, मैं एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए एक ये वुमेन है हु इज़ सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, उसका हस्बैंड उसके अगेंस्ट, इस वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस प्रैक्टिस करता है, लेकिन अब ये वुमेन इनकैपेबल है, इसके पास ना लीगल नॉलेज है, ना इसके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं कि वो कोर्ट में जाकर के केस रजिस्टर कर सके। तो इस केस में कोई दूसरा इंसान इस वुमेन के बिहाफ पे कोर्ट में केस कर सकता है, और उस केस में इसको लोकस स्टैंडाई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि आपका क्या रिलेशन है इस वुमेन के साथ, आपका क्या रिलेशन है इस पर्टिकुलर केस से, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को बस इतना प्रूफ करना है कि दिस वुमेन हरसेल्फ इज़ इनकैपेबल ऑफ रीचिंग द कोर्ट, और ये जो मैटर है डोमेस्टिक वायलेंस, ये किसी एक वुमेन की बात नहीं है, ये एक सोशल इविल है, सोशल क्राइम है जो पूरे समाज का स्टैंडर्ड और साइक खराब कर रहा है। लोगों का एक जो मेंटल है, जो सोच है, उसको एक ना एक तरीके से गलत डायरेक्शन में वो डाइवर्ट कर रहा है कि वीमेन आर शुड बी ट्रीटेड इन दिस मैनर। सो इट्स नॉट एन इंडिविजुअल मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये आदमी ये साबित कर पाया कोर्ट के अंदर कि ये इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है, तो फिर कोर्ट ये मामले को ले लेगा एंड कोर्ट विल नॉट क्वेश्चन कि भाई आप क्यों ये केस रजिस्टर कर रहे हैं। तो फिर से समझिए, अब आपको समझ आ जाएगा ये स्टेटमेंट कि कोई भी इंसान, एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन फाइल और इन्वोक रिट ज्यूरिडिक्शन इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सीकिंग रिड्रेसल अगेंस्ट वायलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ए पर्सन, यहाँ पे इस पर्सन की बात की जा रही है, हु ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक और एनी अदर डिसेबिलिटी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। तो इस तरीके से PIL का कॉन्सेप्ट आया बाय रिलैक्सिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई कि ठीक है, कुछ कुछ केसेस में लोकस स्टैंडाई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूरे समाज के मुद्दे की बात है तो लोकस स्टैंडाई के नॉर्म को एक बार के लिए रिलैक्स किया जा सकता है। लेकिन अब हाल फिलहाल में कई सारे इस तरह के केसेज आ रहे हैं जहां पे PIL का मिसयूज हो रहा है, लोग जो हैं अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए PIL का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन केस में उस टाइम के जस्टिस BN किरपाल साहब ने कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन धीरे धीरे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बनता जा रहा है। लोग अपना नाम कमाने के लिए अलग अलग तरीके के पब्लिसिटी स्टंट कर देते हैं और PIL फाइल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये जॉली LLB मूवी का ये सीन या इमेज डाला हुआ है यहाँ पे। अगर आपको जॉली LLB मूवी याद होगी पहली वाली, तो उसमें भी यही था, इसने उसके जो प्रोटोगनिस्ट था, जो हीरो था, उसने तो इसीलिए केस डाला था कि मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा, करियर बन जाएगा। उसने PIL डाला था, आपको याद होगा वो PIL ही था कि लोग सड़क पे सो रहे थे और उनके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो अब उनके बिहाफ पे इसने केस फाइल की थी। तो ये PIL की तरह केस फाइल की गई थी कि ठीक है, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आई डो नॉट हैव एनी डायरेक्ट लोकस स्टैंडाई, बट एज ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आई एम पुटिंग दिस केस इन द कोर्ट। तो PIL की तरह डाला था, बट पर्पस क्या था इसका? खुद का पब्लिसिटी। तो ये होता जा रहा है। PIL इज़ नाउ टर्निंग, जस्टिस BN किरपाल साहब ने कहा कि PIL इज़ नाउ फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट इज़ टर्निंग इनटू पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये टर्म अगर कभी PIL पे सवाल आ जाए और आपने जस्टिस BN किरपाल साहब का स्टेटमेंट लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए ये याद कर लेना, PIL पे सवाल आ सकते हैं। अगर करंट केस की बात की जाए तो उसमें भी मोर और ये सही लगता है कि वसीम रिजवी साहब पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। यार, कुरान को वो बोल रहे हैं कि आप रिव्यू करो, कहाँ से मतलब सेंस बनता है? कुरान कोई लॉ तो है नहीं, तो इट्स अ डिवाइन बुक, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको तो आप जैसे चाहें वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आपकी अगर सोच अच्छी है तो उसको आप अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ख़राब है तो ख़राब तरीके से करेंगे। और अगर उससे कुछ टेररिस्ट लोग इंस्पिरेशन लेते भी हैं तो उनके लिए भी कई सारे कानून हैं। अब इसके लिए कुरान को अगर रिव्यू किया जाएगा तो इट विल लीड टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो ये जो PIL है ये रिजेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, एंड इट इज़ नथिंग मोर देन अ पब्लिसिटी स्टंट।
The next article is taken from international segment. It is about Suez Canal being unblocked. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो देखिए, मैंने तो आपको बताया था कि कैसे सुएज कनाल, जिसकी विड्थ लगभग 300 मीटर के आसपास है ही, उसमें एक 400 मीटर लंबा इस तरीके का वेसल, कंटेनर शिप वेसल फंस गया था। लेकिन अब न्यूज ये है कि इस शिप वेसल को हटा दिया गया है और ये सुएज कनाल को वापस से अनब्लॉक कर दिया गया आफ्टर अ ब्लॉकेज ऑफ 6 डेज। ये जो शिप है, इस शिप का नाम है एवर गिवन। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं इस पर इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इमेज बार बार निकल के आ रही है, इस इमेज में इस शिप के ऊपर लिखा हुआ है एवर ग्रीन, लेकिन इस शिप का नाम है एवर गिवन। अब मैं इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पीटी में ये सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गया इस नाम को लेकर के। लिखा है शिप के ऊपर एवर ग्रीन, लेकिन शिप का नाम है एवर गिवन। ये जापानीज शिप है। एवर ग्रीन फिर क्या है, ये ज़रा समझते हैं। आखिर ये एवर ग्रीन क्यों लिखा है? तो एवर ग्रीन इज़ नेम ऑफ ए ताइवानीज कंपनी दैट ऑपरेट्स द शिप। तो ये ऑपरेटर का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है एवर ग्रीन, लेकिन इस शिप का ओवरऑल नाम है एवर गिवन। और ये जो शिप के ऊपर जो लोग हैं, जो इसके क्रू मेंबर हैं, ऑल 25 ऑफ देम आर इंडियन मेंबर्स। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल भी आप कह सकते हैं। जापान का शिप है, ताइवान का ऑपरेटर है और क्रू मेंबर सारे के सारे इंडियन। तो कभी ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आ जाए तो भी आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बी रेडी विथ सच क्वेश्चन। द नेम ऑफ द शिप इज़ नॉट एवर ग्रीन, इट इज़ एवर गिवन। अभी करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं कि इसको अनब्लॉक कर दिया गया। तो कैसे अनब्लॉक किया गया, वो भी कुछ मेथड समझते हैं। तो एक्सकेवेटिंग मशीन्स लगाए गए। सबसे पहले तो देखो, शिप यहाँ जाकर के कोने में फंस गया इस तरीके से, उसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको हल कहते हैं, वो जाकर के वहाँ साइड में जाकर के अटक गया यहाँ पे। अब इस तरह के वहाँ पे एक्सकेवेटिंग मशीन्स लगाए गए थे जो वहाँ से मिट्टी खोद खोद करके हटा रहे थे। इस तरह के एक्सकेवेटर्स, बैक हो एक्सकेवेटर लगाए गए थे यहाँ पे। अब ये एक्सकेवेटर स्टार्टिंग के 2-3 दिन लगाए गए, लेकिन ये एकदम ज़्यादा बेकार रहे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। क्योंकि देखो, इतना बड़ा शिप है, उसके सामने इतने छोटे छोटे एक्सकेवेटर लगाए जाएंगे तो कैसे फ्री होगा। तो इस कारण से कई सारे मीम्स भी चल रहे थे, आपने भी देखे होंगे शायद से, कि माई प्रॉब्लम्स आर लाइक दिस बिग शिप एंड मी लाइक एक्टिंग लाइक दिस एक्सकेवेटर मशीन टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो फिर ये एक्सकेवेटर मशीन से तो ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर टग बोट्स लगाए गए, इस तरह से बोट्स लगाए गए जिनको इस शिप के दोनों किनारे से बांध करके खींचा गया, इनको कहते हैं टग बोट्स। फिर लगाया गया ड्रेजर शिप। ड्रेजर शिप कैसा होता है, पानी के नीचे से जाकर के खुदाई करता है और मिट्टी हटाता है। तो ड्रेजर शिप डिगिंग बीनीथ वाटर, इसके कारण हुआ क्या कि धीरे धीरे नीचे का जब मिट्टी हटा, तब उसके बाद टग बोट्स की मदद से इस शिप को फ्री कराया जा सका है और इस कनाल को, सुएज कनाल को अनब्लॉक किया जा सका है। The next article is again taken from international segment. It is about China-Iran strategic partnership. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं थोड़ी इस आर्टिकल को समझने के लिए एशिया के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, जियो पॉलिटिक्स तो आप समझते ही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस गाइडेड बाय जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जोग्राफी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। और एशिया के अंदर एक अलग तरह की जियो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है। एशिया के अंदर हो क्या रहा है कि चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर इमर्ज हो रहा है, जो पूरे दुनिया के जो डोमिनेंट हेजेमन है या सुपर पावर है यूएस, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि यूएस इंडिया की मदद कर रहा है, डिफेंस कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर रहा है इंडिया के साथ और डिफेंस कोऑपरेशन बिल्ड कर रहा है इंडिया के साथ, ताकि इंडिया चाइना को चैलेंज कर सके और चाइना को रीजनल पावर बना रहने पे मजबूर करे। व्हेन चाइना विल बी इंगेज्ड अगेंस्ट इंडिया, चाइना विल रिमेन ओनली ए रीजनल पावर बट इट विल नेवर बिकम अ ग्लोबल हेजेमन चैलेंजिंग द यूएस। तो ये है यूएस की अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड डेवलपिंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना एंड कीप चाइना अ रीजनल प्लेयर बट नॉट अलाउइंग इट टू बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर। तो ये है चाइना और इंडिया और यूएस का एंगल इन एशिया रीजन, कि चाइना को एशियन पावर ही बना के रखा जा सके। एशिया के अंदर दूसरा मेजर पावर है रसिया, हु वांट्स टू रिवाइव इट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा डोमिनेंस। वो अपनी पुरानी ग्लोरी रिवाइव करना चाहता है, इसीलिए रसिया को हम लोग कभी कभार रिवाइवलिस्ट पावर भी कहते हैं। तीसरा मेजर एक प्लेयर है ईरान। ईरान और
के ऊपर यूएस ने कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा रखे हैं, स्पेशली आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम दैट P5+1 अग्रीमेंट, जिसको हम लोग जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, JCPOA, जिससे पहले यूएस ने पुल आउट कर लिया। कई दफ़ा मैं ये बता चुका हूँ आपको अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ईरान के ऊपर से जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये JCPOA से पुल आउट कर लिया और ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए, तो अब ईरान के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं रादर दैन ज्वाइनिंग चाइना फैक्टर। तो देखिए, अब ये जो 3 कंट्री हैं, ईरान, रसिया और चाइना, ये अपने आप में एक एक्सेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के लिए कॉमन एनिमी है यूएस। क्योंकि रसिया अपनी ग्लोरी रिवाइव करना चाहता है और ग्लोरी रिवाइव करने के लिए इसको यूएस को चैलेंज करना होगा। चाइना अपने आप को मेजर डोमिनेंट प्लेयर बनाना चाहता है, इसके लिए इसको यूएस को चैलेंज करना होगा। और यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा रखे हैं, और ईरान को अगर अपने आप को रिवाइव कराना है तो उसको चाइना ही एक प्लॉजिबल उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि चाइना एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है इंडिया की तरह ही, और ईरान के पास एक जो मात्र उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है वो है क्रूड ऑयल। तो अब ईरान के पास एक मार्केट बच जाता है चाइना, क्योंकि इंडिया तो अब तेल खरीद नहीं पाएगा फ्रॉम ईरान बिकॉज ऑफ यूएस। तो ये सब कुछ एंगल डेवलप हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एंगल डेवलप हुए हैं इन एशिया इन का पास्ट 2-3 ईयर्स। अभी करंट डेवलपमेंट ये है कि चाइना और ईरान ने एक 25 ईयर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन कर लिया है। ये इंडिया के लिए एक सेटबैक है, इट्स एन इशू फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत दिनों से बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके ईरान के साथ अच्छे संबंध डेवलप कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ईरान और इंडिया के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, और उसके पीछे कारण है यूएस, क्योंकि इंडिया बैलेंस नहीं कर पा रहा है ईरान और यूएस के बीच का अपना रिलेशन। देखिए, है क्या कि इंडिया और चाइना, इनके बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ गई आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट लास्ट ईयर, और अब इंडिया चाइना के बीच में जब इतनी मेजर हॉस्टिलिटी हो गई है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूएस के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी। मालाबार एक्सरसाइज किया हमने, क्वाड को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए हमने यूएस के साथ, हमने 2+2 अग्रीमेंट, 2+2 प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई। तो मतलब यूएस के साथ तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो गई। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण है गलवान वाला इंसिडेंट विद चाइना, क्योंकि अब हम अपने आप को सिक्योरिटी अपनी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या हमारे ऊपर पड़ा कि चूँकि यूएस और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट दोस्त था ईरान, वो धीरे धीरे हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, और ईरान इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोज टू चाइना। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के लिए। क्यों ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी ब्रीफली समझ लेते हैं। ईरान इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री और ईरान एनर्जी रिच कंट्री। बहुत सारा चीप क्रूड ऑयल इंडिया ईरान से खरीदता था, लेकिन अब यूएस के काटसा लॉ के कारण इंडिया तो ईरान से क्रूड ऑयल खरीद नहीं पा रहा है, एंड ईरान इज नाउ सेलिंग ऑल दीज क्रूड ऑयल्स एट अ कंसेशनल रेट, वेरी चीपर रेट टू चाइना। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए, क्योंकि ईरान इस एरिया का एक मेजर मिलिट्री पावर है। ईरान को हम लोग कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन वेस्ट एशिया रीजन। तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिस्ट को काउंटर कर सके, कंट्रोल में रख सके, कि अफ़गानिस्तान सीरिया या यमन ना बन पाए या इराक ना बन पाए। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिज्म की हालत जितनी ख़राब होगी, उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ेगा। तो ईरान को हम लोग अपने सिक्योरिटी पार्टनर की तरह भी देखते थे एज़ फार एज पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान इज़ कंसर्न। उसके अलावा ईरान को हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह भी डेवलप कर रहे थे, कि ईरान का ये चाबहार पोर्ट था, इसको इंडिया इसका एक टर्मिनल बिल्ड कर रहा था, शाह बहिश्ती टर्मिनल। ईरान के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन की थी और चाबहार पोर्ट का शाह बहिश्ती टर्मिनल बिल्ड कर रहे थे, ताकि ग्वादार पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है लेकिन चाइना ने बनाया है, और यहाँ पे चाइनीज़ नेवी के शिप्स कभी कभार डॉक हो जाते हैं, इसके थ्रेट को इंडिया काउंटर कर सके। तो अगर यहाँ पे चाइनीज़ शिप हैं तो, और अगर चाबहार भी हमारा है, यहाँ का एक टर्मिनल कम से कम हमारा है, और ये कोस्ट तो पूरा का पूरा हमारा है ही, जैसे JNPT वगैरह, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर इंडियन नेवल शिप्स हैं, तो फिर चाइनीज़ नेवल शिप जो ग्वादार पे लगे हैं उसके थ्रेट को पूरी तरह से काउंटर किया जा सकता था। तो ये है कुछ ईरान के इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। लेकिन
चाइना के अग्रेसन के कारण अगेंस्ट इंडिया को पूरी तरह से यूएस के साथ होना पड़ा, और उस चक्कर में ईरान के साथ हमारी दोस्ती धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई और धीरे धीरे ईरान अब हमारे हाथ से निकल रहा है। ईरान का जो हमारा चाबहार वाला प्रोजेक्ट है, चाबहार पोर्ट जो हम बिल्ड कर रहे हैं, शाह बहस्ती टर्मिनल, वो भी हो सकता है कि हमारे हाथ से निकल जाए, ऐसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है। ऑलरेडी जो एक रेलवे टर्मिनल था जो चाबहार को जोड़ रहा था अफ़गानिस्तान से, उसमें से ईरान ने हमें ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। तो देखिए कि ये रेलवे टर्मिनल था, चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट, जो चाबहार पोर्ट को यहाँ से जाकर के जाहेदान तक कनेक्ट कर रहा था इन ईरान, और ईरान से फिर हाईवे डेवलप कर रहे थे हम लोग, जरांज देलाराम हाईवे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर तक जा रहा था, देलाराम एरिया तक। पर्पस ये था कि इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए फ्रॉम दिस चाबहार पोर्ट टू दिस रेल प्रोजेक्ट टू जरांज देलाराम हाईवे, ताकि हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान पहुंच पाएँ बाईपासिंग पाकिस्तान, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे संबंध डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म कंट्रोल में रहे। इसके लिए हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए अफ़गानिस्तान की, और पाकिस्तान हमें एक्सेसिबिलिटी देता नहीं है। एंड दैट इज़ वाई चाबहार, इट्स रेल प्रोजेक्ट एंड हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ जरांज देलाराम was strategically important for India to have direct accessibility to Afghanistan bypassing Pakistan। लेकिन हुआ क्या कि इस पोर्ट प्रोजेक्ट से लास्ट ईयर ईरान ने हमें बाहर निकाल दिया। कारण क्या बताया ईरान ने कि पिछले 4 सालों में हमने इस रेलवे पोर्ट प्रोजेक्ट में हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट से लास्ट ईयर हमें ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट, ये चाबहार से जाहेदान तक वाला रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने हमें लास्ट ईयर बाहर निकाल दिया। सिंस वी हैड नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ईरान ने हमें काम दिया था कि ये रेलवे प्रोजेक्ट बिल्ड करो, लेकिन हमने 4 साल में कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया ही नहीं। तो क्यों नहीं किया वो भी समझते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा से डर लगा रहता था काटसा लॉ का। काटसा लॉ तो आपको पता ही होगा, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। तो इसमें अमेरिका ने कह रखा है कि अगर कोई भी रसिया के साथ या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ या ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उसके ऊपर यूएस ने कह रखा है अकॉर्डिंग टू दिस काटसा लॉ कि अगर कोई भी रसिया के साथ, ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है तो उसके ऊपर यूएस ट्रेड सैंक्शंस लगा सकता है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इंडिया ने इस रेल प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया नहीं। वैसे इंडिया का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब रहा है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में, कई साल बीत जाते हैं और हम लोग कुछ भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करते नहीं हैं। तो इन सब कारणों से ये रेल प्रोजेक्ट हमारे हाथ से छीन लिया गया, और जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस था इस चाबहार पोर्ट का टू गिव अस डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया इज़ लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अलाई दैट इज़ ईरान टू चाइना बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू बैलेंस बिटवीन ईरान एंड यूएस। एंड गलवान वैली इंसिडेंट हैज़ लेफ्ट नो ऑप्शन फॉर इंडिया बट टू बी कम्प्लीटली प्रो यूएस एंड एंटी चाइना। जब हम प्रो यूएस हो गए तो नेचुरली ईरान हमारे हाथ से निकल जाएगा, एंड ईरान इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो चाइना, एंड ईरान चाइना एक्सेस इज बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और यही कारण है कि अभी इन्होंने 25 साल का स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया को अपनी पॉलिसी वेस्ट एशिया के अंदर बदलनी होगी, ईरान को लेकर के उसको अब अपना अप्रोच बदलना होगा। चाइना के साथ अगर हमारी हॉस्टिलिटी होगी, यूएस के साथ दोस्ती होगी, तो ईरान तो हमारे लिए एक डैमेज होगा ही होगा। ईरान विल बी ए कोलैटरल डैमेज फॉर इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017। इस सवाल को देख करके आप समझ जाइए कि आईआर के सवाल भी कैसे वो पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से। The next article is taken from environment segment. It is about International Rangers Award. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. ये न्यूज काफ़ी छोटा है, हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले। महेंद्र गिरी साहब को, जो राजा जी टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर हैं, उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है ये दुनिया के 10 प्रोफेशनल्स को दिया गया है, और ये अवार्ड देने वाले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं IUCN एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके ये अवार्ड लास्ट ईयर चालू किया था, स्टार्ट किया था, और इस अवार्ड में इस साल दुनिया के 10 रेंजर्स को चुना गया है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल कंजर्वेशनिस्ट हैं। उसमें से एक इंडिया के रेंजर हैं महेंद्र गिरी जी, इनका नाम आप याद रखना फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
The next article is taken from culture segment. It is about Yaosang festival. This topic is important from our syllabus only. It may be asked in prelims exam. Mains में तो I don't think कि ये आएगा, बट फिर देख लेते हैं एक बार याओसांग फेस्टिवल के बारे में. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हैं वो एग्जाम में ध्यान रखना कि याओसांग फेस्टिवल इज़ फेस्टिवल ऑफ मणिपुर. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मीती कम्युनिटी ऑफ मणिपुर. ये जो प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं, मीती कम्युनिटी, उनका ये फेस्टिवल है. द फेस्टिवल हैज़ अ ट्रेडिशनल डांस, जिस डांस का नाम है थाबल चोंगबा. तो ये डांस भी याद रखना. एंड एक इस तरह पे यात्रा वाली एक तरह का प्ले भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं इस याओसांग फेस्टिवल में, जिसको हम लोग कोर्टयार्ड प्ले कहते हैं. यात्रा वाली भूल जाओ तो भी चलेगा, थाबल चोंगबा याद रखना. और याद रखना कि कौन से कम्युनिटी के लोग हैं, मीतीज ऑफ मणिपुर, जो याओसांग फेस्टिवल मनाते हैं. लास्ट टाइम जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो एनी इंडिविजुअल कैन बाय इट फ्रॉम एनी पब्लिक सेक्टर बैंक. दिस इज रॉन्ग. इट कैन बी बॉट ओनली फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी बॉट ऑन एनी बैंकिंग डे. दिस इज अगेन रॉन्ग. इट इज कैन बी बॉट ओनली ऑन selected days. So the correct answer will be option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.